चलिए बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करेंगे एनपीओ। इसका इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि बिजनेस दो तरह का होता है कि एक वो जो प्रॉफिट कमाते हैं और एक वो जो प्रॉफिट नहीं कमाते। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। लगभग हर बिजनेस थोड़ा बहुत कमाता है। फर्क होता है, एक ऐसा होता है जो प्रॉफिट कमाता है अपने लिए, पर एक ऐसा होता है जो प्रॉफिट कमा भी रहा होता है ना, वो अपने लिए नहीं कमा रहा, उस प्रॉफिट से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर लेते हैं। तो एनपीओ भी ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट कभी कभी कमाते हैं, पर उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उस प्रॉफिट से और आगे ग्रो करना होता। ठीक है, आइए। अच्छा, एनपीओ बनाई क्यों जाती है? एनपीओ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि एक आदमी अकेले नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे एक मंदिर बनाना है, मैं अकेला नहीं बना सकता, या फिर मैं यूं कहूं कि वो मेरे ही काम आएगा तो मैं बना लूं। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे लगा सोसाइटी में सबको चाहिए अपना अपना रिलीजन प्रमोट करना है, तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह कुछ बना लेते हैं। तो मैंने सबसे कंट्रीब्यूशन लिया, सबसे मेहनत भी मांगी, पैसा भी मांगा और एक मंदिर बना लिया ताकि मेरा रिलीजन प्रमोट हो जाए। ठीक है, तो एनपीओ बेसिकली इसी सोच के साथ बनाया जाता है कि कुछ ऐसे काम जो कि एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, वो मिलकर, लोगों के साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सके। और एनपीओ बनाया क्यों जाता है, डिपेंड करता है कि आप एनपीओ में बना क्या रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं तो आपका मकसद है रिलीजन प्रमोट करना, हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपका मकसद है फ्री की मेडिकल सर्विसेज देना, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और एनपीओ बनाया कैसे जाता है? एनपीओ बनाने के लिए पहले कुछ लोग होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो लोग एक एसोसिएशन बना लेते हैं। एसोसिएशन में कुछ लोग इलेक्शन के थ्रू चुन लिए जाते हैं जो कि एक कमेटी बनाते हैं, फिर वो कमेटी उस एनपीओ के सारे फैसले लेती है और एनपीओ अपना काम शुरू कर देती है। ठीक है, उसके आगे एनपीओ के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे थे। कुछ क्लब हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ लिमिटेड लिखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, और हमारा मेन जो काम है वो है एनपीओ की अकाउंटिंग। एनपीओ की अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो आपको याद होगा इसके कंसेप्ट और प्रोसीजर कैसे होते हैं। एक एनपीओ के कंसेप्ट और प्रोसीजर कैसे होते हैं, चलो दिखाता हूं मैं पहले से, सुनना। देखो जरा दोनों में क्या फर्क है। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का दिखा रहा है और एक एनपीओ की अकाउंटिंग दिखा रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जर्नल दोनों में है, लेजर दोनों में है, ट्रायल बैलेंस दोनों में है। यहाँ पर ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट है, पर यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। और अच्छा, बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट ही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसकी जगह पर है? ट्रेडिंग पी&एल की जगह पर। तो ये क्या है? ये सिर्फ यहाँ पर जो कैश अकाउंट बनता है उसकी समरी है और कुछ नहीं है। तो ये है कंसेप्ट और प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जो एनपीओ होते हैं वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, याद है किसी को? कि कोई भी खर्चा होगा तो उस पर्टिकुलर फंड से चार्ज किया जाता है। जैसे कि सोचो एक नॉर्मल बिजनेस है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, वो अपने खर्चों को कहाँ चार्ज करते हैं? पी&एल में। अरे खर्चा हो गया पूरे साल में, उस खर्चे को ईयर के एंड पे या तो ट्रेडिंग में डाल देंगे अगर डायरेक्ट है तो, और अगर इनडायरेक्ट है तो पी&एल में डाल देते हैं। पर ये फंड बेस्ड वाले क्या करते हैं? चलो मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ जी, आप इसे यहाँ देखना, एक बार आपको याद आ जाएंगी बातें। जैसे कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको जैसे कभी भी कोई इनकम मिलेगी तो ये उस इनकम को हर एंट्री में क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे, और ईयर के एंड पर एंट्री क्या डालेंगे? इनकम को डेबिट कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करके इनकम यहाँ पर शो हो जाती है, और इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होकर आपका प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट क्यों आता है? क्योंकि इनका मकसद प्रॉफिट होता है। पर अगर मैं एक एनपीओ की बात करूं तो इसमें अगर कोई भी इनको इनकम मिलेगी
अगर इन्हें कोई इनकम मिलेगी तो ये भी उस इनकम को यहाँ क्रेडिट करेंगे और ईयर के एंड पे इनकम को कहाँ डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। ये चीज तो कॉमन हुई। अब मैं फंड की बात कर रहा हूँ। सोचो यहाँ पर आपको कोई फंड मिला बिल्डिंग के नाम का, तो आप एंट्री क्या डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। मान लो आपको 10 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा अभी यूज नहीं हो सकता तो आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। उसकी जर्नल एंट्री बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश चला गया और वो पैसा आप कहाँ लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। उस इन्वेस्टमेंट से सोचो आपको इंटरेस्ट मिला, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड और बढ़ जाएगा। ये क्या है, एक चिंता, और ये चिंता और बढ़ गई है। मान लो ये आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब सोचो आप यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हैं क्योंकि अब आपको बिल्डिंग मिल गई है तो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। तो बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा तो है नहीं, पैसा कहाँ है, पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो आपकी एंट्री क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 10 लाख। और ये इन्वेस्टमेंट महंगी भी बिक सकती है और सस्ती भी बिक सकती है। बात समझ आ रही है, बिल्डिंग फंड नहीं, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बिक रही है ना। अब आपके पास देखो कितना कैश इकट्ठा हो गया, 11 लाख रुपए का कैश अब आपके पास है। अब आपने यहाँ बिल्डिंग खरीदी, एंट्री बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग फंड, बहुत बढ़िया, बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग फंड। अबे पैसा नहीं दोगे जिससे बिल्डिंग खरीदोगे, नालायक अनपढ़ लोग। अब जैसे ही आपने बिल्डिंग खरीदी, अब आप चिंता से मुक्त हो गए या नहीं हुए, बताओ। अब चिंता से मुक्त हो गए तो यहाँ पर चिंता से मुक्त होने की एंट्री डालनी पड़ेगी। बिल्डिंग फंड कहाँ कहाँ पर क्रेडिट हुआ है, दो जगह पर। टोटल वैल्यू 10 की एरी, 1 की एरी, तो यहाँ पर टोटल बिल्डिंग फंड डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल फंड या फिर टू जनरल फंड भी आप इसे डाल सकते हैं। अब 11 लाख आपका रिलीज हो चुका है। मेरी बात समझ आई? तो बेटे ये जो फंड होते हैं, अब जैसे यहाँ पर जो फंड मिला है वो हमें किसी एसेट के लिए मिला है, एसेट के लिए मिला है, पर एसेट के अलावा हमें और किस किस चीज के नाम का फंड मिल सकता है? किसी खर्चे के नाम का फंड मिल जाए, हाँ या ना। मान लो कोई मुझे फंड दे गया कि भैया ऐसा करना, इस पैसे से व्हाइट वॉश करवा लेना, क्लीनिंग करा लेना। अच्छा, क्लीनिंग कराने से क्या कोई एसेट एग्जिस्टेंस में आती है क्या? नहीं, बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग नाम की एसेट एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जब आप बिल्डिंग जैसे यानी कि कोई एसेट फंड आपका मिलता है आपको, तो एसेट फंड जैसे ही चिंता दूर हो जाएगी, एसेट फंड को किस में भेज देते हैं? कैपिटल फंड में। पर ऐसा एक्सपेंसेस के साथ नहीं होता है, मैं अभी बताऊंगा। और आपको बताया गया था कि जो फंड्स होते हैं वो मेनली रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। एक बार जरा इसके बारे में पढ़ो। समझ आ रहा है? और ये वाला भी पढ़ लो, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों पढ़ लो। हो जाए तो बताना। हो गया? अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था
वो इनमें से किसका था पहले तो ये बताओ? रिस्ट्रिक्टेड का। रिस्ट्रिक्टेड में कौन सा? एसेट फंड का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा दूसरे और फंड्स का भी, ठीक है। हाँ जरा देखो थोड़ा सा एक बार, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन लिखी है मैंने। आइए जरा पता एक बार इनकी डिटेल्स में चलेंगे थोड़ा सा। जी आपको पता हो तो इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूँ। और जैसे ही आप एसेट खरीद लेते हो उसके तुरंत बाद जो एसेट फंड होता है वो कैपिटल फंड में या जनरल फंड में कन्वर्ट हो जाता है, यही बताया था। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो यहाँ पर कोई आपको मैच के नाम के पैसे दे गया, क्रिकेट मैच, या फिर कोई और वजह जो तुम कहो। बोलो भंडारा करवाना है, चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, क्या है वो कह रहा है भंडारा करवाना है, उसके नाम का फंड दे गया। चलो एंट्री डली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, इसे नाम क्या दें लेजर को? भंडारा फंड। देखो ये गलत है, भंडारा फंड ऐसे नहीं, आप इसे क्या नाम दे सकते हैं? चैरिटी डाल दो, ठीक है। तो टू चैरिटी फंड, मान लो 2 लाख रुपए दे गया, सही है। अच्छा अब बताओ क्या करूं इसके पैसे का? यहाँ पे या तो भंडारा करवा दो, सोचो आपने यहाँ पर वो भंडारे का काम करवा लिया, ठीक है। यहाँ पर एंट्री क्या डली बताओ? चैरिटी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं पहले, चैरिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू, बोलो कितने का खर्च करूं? 2 लाख या कम ज्यादा? 180। चलो ठीक है, 180 मैंने यहाँ पर खर्च कर दिया, सही है। अच्छा उसके बाद बताओ और खर्चा करना है या कुछ और करना है? जो तुम दो बहुत है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमारा यहाँ पर ईयर एंड हो गया। अब क्या करूं? जो 20,000 का बैलेंस, अब जो चैरिटी एक्सपेंसेस हैं, चैरिटी एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर लेजर तो बंद करना पड़ेगा चैरिटी एक्सपेंसेस का, नॉमिनल है। तो क्या करूं? चैरिटी फंड को आप कितने से डेबिट कर लोगे? 180 से। और टू चैरिटी एक्सपेंसेस 180 से डेबिट थे तो क्रेडिट हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं मान लो ये 280 होता, ये मत कहना कैश कहां से आया, अपना कैश भी तो होगा, तो वो यूज कर लिया होगा। अब क्या होगा? तो ये वाला आपका 280 है, आपके पास चैरिटी फंड 2 लाख है, तो आप 80,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज कर देंगे अपना खर्चा मानते हुए। समझ आई मेरी बात? क्योंकि ये एक खर्चे का फंड है और खर्चे के फंड से किसी एसेट का जन्म नहीं होता, बात समझ आ रही है? तो इसीलिए उसे बाद में जनरल फंड में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये एक एसेट का फंड है, यहाँ पर क्या होता है बाद में जाके एक एसेट का जन्म हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर एसेट फंड को जनरल फंड में या कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। समझ आया? आइए जरा नीचे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अलग अलग फंड है, एक बार रीड करो, नहीं समझ आएगा तो हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने उसमें 180 किया था, हाँ और 20,000 अभी बच गए, ठीक है, तो उसका क्या करें? हाँ एक मिनट, केस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो कह रहा है कि इसको, अरे तुम कह रहे हो कि मैं इसको 180 ले लूँ, यही कह रहे हो ना? और जब ये 180 है तो यही बन रहा था ना,
तो यहाँ पर भी 1.8 आएगा। बताओ क्या होगा अब? 20,000। अब आप ठीक से सोचो, आपका जो चैरिटी फंड है वो 2 लाख से क्रेडिट है, पर डेबिट केवल 180 से। मतलब आज भी चैरिटी फंड 20,000 का बचा हुआ, तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा चिंता। अच्छा 20,000 की चिंता आज भी सर पे नाच रही है, क्योंकि 20,000 का भंडारा अभी भी करना बाकी है। बात समझ आई? भूख तो नहीं लग रही है? चलो एक बार ये वाले पढ़ लो। बोलो भाई, आगे समझ, आगे चलो, बोलो। ऐसा लग ही नहीं रहा तुम लोग हो इधर। फंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, ऑलरेडी मैं आपको कुछ एग्जांपल बता चुका हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी करने के लिए। अब हमारा अगला हिस्सा जो हम लेंगे, फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक बार रीड करो तुरंत। हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ कोई बात नहीं। चाहिए। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे कि एक एनपीओ को इनकम कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। आइए जरा। लो जी, यहाँ पर मैंने एनपीओ की कुछ इनकम्स लिखी हैं। उसकी पहली इनकम एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बताया गया था आपको याद करो। एंट्रेंस फीस आपको जब साल के बीच में मिलेगी तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। ईयर एंड पर उसका क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों लेकर जाएं, क्योंकि इस तरह के मेंबर आते रहते हैं। पर कुछ लोग, कुछ ऑथर क्या कहते हैं कि इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाना, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले जाना है, मतलब कैपिटल रिसीट मानना है। क्यों? क्योंकि ऐसी फीस मेंबर की लाइफ में एक ही बार लेनी है। तो अलग अलग ऑथर के अलग अलग विचार हैं। आपको क्वेश्चन जैसा कहेगा आप एंट्रेंस फीस का वो वाला ट्रीटमेंट देंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फिर आप एंट्रेंस फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। मतलब जब आपको एंट्रेंस फीस मिलेगी तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, और ईयर एंड पर एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर बाय एंट्रेंस फीस, और इसका दूसरा नाम होता है एडमिशन फी। पढ़ लो जरा क्या ट्रीटमेंट लिखा है। ठीक है। दूसरा सब्सक्रिप्शन। आपको पता है सब्सक्रिप्शन एक ऐसी इनकम है, सब्सक्रिप्शन एक ऐसी इनकम है जो कि मेंबर से हर साल मिलती है। क्यों? अगर वो अपनी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अपनी मेंबरशिप बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें सब्सक्रिप्शन देते रहना है। और अगर एक ऐसी इनकम है जो आपको बार बार मिलती है, वो हो गई रेकरिंग नेचर की, यानी कि रेगुलर नेचर।
और ऐसी इनकम ईयर एंड पर कहां भेजी जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ट्रीटमेंट पढ़ लो फटाफट से। माइंड को डाउट है तो मेरे से बात कर लो, उससे बात कर लो। नहीं बात नहीं कर रहा। एंट्री आप कर रहे हो। अच्छा सही है। डोनेशन, डोनेशन का ऐसा ही ट्रीटमेंट है कि अगर आपको कोई पैसे देके जा रहा है या कोई चीज देके जा रहा है और अगर वो कुछ कह ही नहीं रहा है कि क्या करना है, तो डोनेशन को ईयर के एंड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना है। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डोनेशन किसी चीज के नाम का है, यानी कि वो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, तो फिर वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखेगा जब तक तुम वो कंडीशन पूरी नहीं कर देते जो उस डोनेशन पे जुड़ी थी। समझ गए बात को? पढ़ो। चलो क्या? अगला है लाइफ मेंबरशिप फी। जब आपको मिलेगी साल के बीच में तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फी। और ईयर एंड पर क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फी। कुछ नहीं करना, सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ले जाना है। अरे ये एक कैपिटल नेचर का रिसिट है। लाइफ मेंबरशिप फी लेने वाले मेंबर बहुत ही कम होते हैं, हर कोई नहीं लेता है क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ता है। समझ गए? अगला ग्रांट। ग्रांट का ट्रीटमेंट बिल्कुल डोनेशन जैसा है। ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह रही है तो ग्रांट हो गई आपकी मर्जी की, तो उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे ईयर एंड पर। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो ग्रांट किसी मकसद से मिली थी, बिल्डिंग के लिए मिली थी, जमीन के लिए मिली थी या किसी और चीज के लिए मिली थी, तो ग्रांट हो गई एक चिंता है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। समझ भी आ रहा है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा नॉर्मल है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जब हमें मिलती है साल के बीच में तो एंट्री क्या होती है? अच्छा ये क्या हो सकती है इनकम? डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट में क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट में बिल्डिंग है तो आपको रेंट मिल रहा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट में शेयर है तो आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर है तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो जो भी आपको ये मिलेगा, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, रेंट मिले, जब मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम, और ईयर एंड पर इनकम डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेगेसी, लेगेसी आपको पता ही है तब मिलती है जब कोई पार्टनर कह रहा हूं, जब कोई सदस्य या कोई व्यक्ति एनपीओ के नाम पर अपनी वसीयत करके चला जाता है। तो लेगेसी कोई ऐसी चीज नहीं कि रोज रोज हमें हमारी एनपीओ को मिल जाती है, तो ये कभी कभार मिलने वाली चीज है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा ईयर एंड पर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। ये पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, और ईयर एंड पर मिसलेनियस इनकम डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी एसेट्स अगर आप बेचेंगे उस पर अगर नुकसान हो रहा है, अगर तुमने उन्हें बुक वैल्यू से सस्ता बेचा है तो नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और अगर आपको गेन हो रहा है तो वो यहाँ लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई परेशानी? अभी तक हमने ये सब क्या पढ़ा? इनकम्स ऑफ एनपीओ। अच्छा एक एनपीओ के खर्चे क्या हो सकते हैं कार्तिक? मतलब खर्चे नहीं होते हैं क्या बेटा? तो फिर ऐसे क्यों चौंक रहे हो? क्या खर्चे हो सकते हैं एक एनपीओ के? एक एनपीओ के क्या अलग खर्चे होते हैं? वो लोग क्या उड़ते हैं क्या? वो भी इंसान ही तो है हमारी तरह। एनपीओ भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। ऑर्गेनाइजेशन के क्या खर्चे? अच्छा मेरे क्या खर्चे होते हैं? मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे खर्चे हैं कि नहीं? पहले बताओ, है ना? बता दे यार दो चार। बिजली का बिल तो उनके भी आता होगा, वो कौन सा अंधेरे में बैठते हैं, है ना? और स्टेशनरी मेरी भी लगती है, उनकी भी लगती होगी, कुछ तो लिखना पढ़ना होता होगा। उसके अलावा साफ सफाई मेरे यहाँ होती है, वो कौन से गंदे में बैठते हैं, है ना? तो नॉर्मल खर्चे होते हैं। एनपीओ के कोई अलग खर्चे थोड़ी हैं, एक दो अलग हो जाते हैं, ऐसे तो सबके ही होते हैं, है कि नहीं? तो जरा देखते हैं।
हाँ जी, कुछ खर्चों के मैंने नाम लिखे हैं, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यही खर्च है, और भी हो सकते हैं। कोई परेशानी हो तो बताइएगा। और जब भी ये खर्चे होंगे तो ये डेबिट होंगे टू कैश या टू बैंक, और ईयर एंड पर क्रेडिट होकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर पहुंच जाएंगे। समझ गए? अच्छा, अगला सवाल उठता है कि एनपीओ के अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? एनपीओ तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सुंदर काम कर रही है, एनपीओ तो सोसाइटी के लिए करती है, फिर इसके अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? हाँ जी, क्योंकि एनपीओ में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई डोनेशन देके जा रहा है, कोई फंड दे रहा है, गवर्नमेंट मदद दे रही है ना? तो किसी भी पैसे का मिसयूज भी तो हो सकता है तो आदमी धरती से ही तो हैं, ऊपर से थोड़ी उतर के हैं। समझ रहे हो ना तुम? तो गड़बड़े तो यहाँ पे भी हो सकती हैं, इसीलिए अकाउंट्स इनको भी मेंटेन करने पड़ते हैं। डिस्कस कर रहा हूँ कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स क्या क्या रहते हैं। ईयर एंड पर क्या क्या बनता है इनका? रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जरा इनके ऊपर एक एक बार हल्की हल्की रीडिंग लेंगे। ये रिसीट एंड पेमेंट के बारे में बिना पढ़े आगे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी रिवीजन का पार्ट है। जो इसके अंदर आप पढ़ोगे उसको समराइज फॉर्म में यहाँ भी लिखा होगा, जब जो आपको ठीक लगे आप वो पढ़ सकते। नजर बदल गई, लेफ्ट से राइट आ गए। पढ़ लिया? कोई बात नहीं। हो गया? चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
गया भाई, चले आगे। और बैलेंस शीट के बारे में क्या पढ़वाना है? बैलेंस शीट में पढ़वाने की चीज़ है, ठीक है। थोड़ा और आगे काम बढ़ाते हैं। फंड बेस का एक क्वेश्चन लेना है क्या? बोल दो। हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो? सर चलो, मुंह ही मुंह में बातें बोलते हो बस। खाली टूर्नामेंट फंड क्या है ये? मैं मान के चलूं कि ये यहीं पर आपके पास है, मान सकता हूं कि नहीं, या कुछ और भी ऑप्शन है? हो सकता है ये इस साल मिला हो, पर ये कह रहा है क्या रिसीव्ड दिस ईयर? नो सर। इसका मतलब ये आपको पिछले साल ही मिल गया था, जी। और जब मिला था तो एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू टूर्नामेंट फंड, हाँ या ना? कितने का? 1.5 लाख। तो इसके लेजर में यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1.5 लाख। उसके अलावा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अब ये भी ये नहीं कह रहा इस साल खरीदी है, शायद ये भी इसी साल खरीदी होंगी, तो ये यहाँ पर आएंगी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने से? इस हिसाब से टूर्नामेंट फंड तो फिर ज़्यादा का हुआ। क्या मतलब? सर अगर 1.5 लाख का टूर्नामेंट फंड हमारे पास आज की डेट में भी है, हाँ। और आज की डेट में हमारे पास उसके नाम की मतलब उसके उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास टूर्नामेंट जो फंड वो हमें फिर ज़्यादा का मिला होगा ना। कोई जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता, वो जितनी डिटेल दे रहा है हम उतनी ले रहे हैं। हो सकता है इसमें टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अब इसने कब पैसा इन्वेस्ट किया हमें नहीं पता, तो जितना वो दे रहा है हम उतनी वैल्यू ले सकते हैं बस। बाकी जो तुम कह रहे हो वो तो अजम्पशन है भाई, कम ज्यादा क्या है हमें क्या पता। नहीं, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास टूर्नामेंट का आज भी बच रहा है, हाँ, तो वो इंक्लूडेड और इन्वेस्टमेंट का हो जो सकता है हमें यहाँ पर टूर्नामेंट फंड 1.5 लाख का मिला हो और हमने उसे यूज ही ना किया हो यहाँ तक बिल्कुल भी, तो ये टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? तो हमने पैसा तो अरे पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा खर्च नहीं किया है। इन्वेस्ट किया तो टूर्नामेंट फंड क्या हुई? टूर्नामेंट फंड के नाम देख भाई देख, सुन मेरी बात सुन, एक मिनट, अरे आ जाओ वापस, चिंता ना करो, इतना गहराई से पढ़ लेंगे, दिक्कत ही नहीं है। चलो यहाँ पर मिला था कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड 1.5 लाख। अब यहाँ पर बेटे टूर्नामेंट पॉसिबल ही नहीं था, कोरोना चल रहा था, तो हमने क्या किया, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि पैसा हमारे पास पड़ा बढ़ेगा तो है नहीं, हमने कहा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश 1.5 लाख ले। बताओ क्या प्रॉब्लम? अब ये जो है ये यहाँ ये नहीं, और ये जो है ये रहा, ये कंटिन्यू हो रहे हैं पिछले साल से। और क्या कह रहे हैं, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं इस साल में हमें इनकम मिली है, कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड क्रेडिट होगा ना कि इनकम, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश, कितना? 18,000। टूर्नामेंट के खर्चे हो गए 12,000 के, टूर्नामेंट फंड डेबिट टू कैश, टूर्नामेंट फंड डेबिट टू, तो यहाँ पर टू कैश ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस, कितने के? 12,000। बस यहाँ पर जो आपका फंड बच रहा है, ये बचा हुआ फंड यहाँ दिखाई देगा। और मैंने क्या बोला था, आपको ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने सारा काम किया है ये सारा काम आप यहाँ करेंगे। टूर्नामेंट फंड कितने का था? 1.5 लाख, प्लस टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम जो आई है 18,000, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12, बस ये वैल्यू 12। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट, कह रहा है 6,000 का ऐसा इंटरेस्ट पे जो हमने कमा लिया है पर मिला नहीं है, वो तो यहाँ पर तो आएगा एक्रूड इंटरेस्ट 6,000, पर दूसरा ट्रीटमेंट पे तो होगा कुछ, वो 6,000 इसके अंदर भी ऐड हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। सही है, चले आगे।
चलिए अब थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई बातें करेंगे, ठीक है ना? याद है या भूल गए? याद है ना? चलो हाँ जी, एज पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, कौन सा साल ले रहा है? 31। यानी कि वो इस वाले साल की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इस साल में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 6 लाख। कह रहा है इस साल में टोटल 6 लाख रुपए मिले हैं, मिले कैश मिला है। और जब पैसा मिलता है तो इसके अंदर पैसा पिछले साल का भी हो सकता है और इसके अंदर पैसा अगले साल का भी हो सकता है और इस साल करंट ईयर का भी हो सकता है। अब हमें वो छांटना पड़ेगा। अच्छा, ये पैसा जब भी मिला था, ये पैसा जब भी मिला था उसकी जर्नल एंट्री क्या डाली गई होगी? अगर ये पुराने वाला मिला है तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डाली होगी। अगर करंट ईयर का मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन डाली होगी। और ये वाला मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ये डाली होगी। पर इन तीनों में कैश तो डेबिट ही हो रहा है और मैंने बताया था ये किस चीज का अकाउंट है? ये बेटा सब चीज का अकाउंट है। ये पिछली सब्सक्रिप्शन का भी है, अगली सब्सक्रिप्शन का भी है और करंट ईयर का भी है। और आपको पता है तीनों की एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है और बाकी के तीनों अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा क्या? बाय कैश। कितना? 6 लाख। और अगर मैं इस साल का क्या बनाऊं तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू सब्सक्रिप्शन। हाँ, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। हमें नहीं पता कितना है, हम खाली टोटल लिख सकते हैं। अभी हमें छांटने का काम करना है। समझ आ रही बात? हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16। कह रहा है यहाँ जो लेनी बाकी थी, अरे वो तो यहाँ भी लेनी बाकी होगी। यहाँ कितनी लेनी बाकी रह गई थी? कह रहा है यहाँ 60,000 रुपए लेने बाकी रह गए थे। तो क्या मैं उसे यहाँ लिख सकता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? बोलो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कौन सा लेजर है? सवाल सुन लो, अगर मैं इस 60,000 की बात कर रहा हूं तो ये लेजर कौन सा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का लेजर है। समझ आई कुछ बात? आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17। कह रहा है यहाँ जो लेने बाकी हैं, कितने लेने बाकी हैं? 40। अगर यहाँ का आउटस्टैंडिंग यहाँ दिख रहा है तो यहाँ का आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ या ना? यस सर। अगला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/16। ये क्या है? इस साल की सब्सक्रिप्शन जो कि आपको यहीं मिल गई थी, इसी साल में मिल गई थी। इसी साल में कितनी थी? 32,000। इसे कहाँ लिखूं? ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एडवांस है। अगर मैं इस 32,000 की बात कर रहा हूं तो ये कौन सा लेजर है? एडवांस सब्सक्रिप्शन का लेजर। और क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कह रहा है अगले साल के कितने मिले हैं? अगले साल के 38,000 रुपए मिले हैं इस 6 लाख के अंदर। तो वो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD। कितना? यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाना है। और जैसे ही आपको ये फिगर मिलेगा आप इस फिगर को यहाँ पर ले आएंगे बाय सब्सक्रिप्शन। समझ आया है? किसी का कोई डाउट आ रहा हो बेटा? नहीं? चलो आगे। अभी थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा इसका। आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें एक बार देख सकते हैं। ये मैंने सिखाया है और ये भी आपको कराते हैं, तो आपकी मर्जी है जो आपको करना है। मैं तो लेजर ही कहूंगा बस हर बार। चलो आगे। यस सर। चलो, सुंदर है। हाँ जी, कह रहे थे चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड मतलब कह रहे हैं यहाँ मिले कितने हैं? 6,50,000 मिले हैं। और जो मिलता है वो यहाँ पर आता है बाय कैश में। और
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/17। 31/3/17 यहाँ है, क्या है ये मैं समझा नहीं। अगले साल के इसके अंदर कितने मिले हैं? 10,000 और अगले साल के यहाँ दिखाई देंगे, हाँ या ना? अगला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16। कह रहा है यहाँ जो लेने बाकी थे, कितने बाकी थे? 20,000 रुपए लेने बाकी थे, पर इस 20 में से मिले कितने हैं मुझे नहीं पता। 16 मिल गए। तुम्हें कैसे पता? ब्रैकेट में कह रहा है 20 लेने बाकी थे पर 16,000 मिल गए। मतलब ये साल पूरा बीत गया, आज भी प्रीवियस ईयर के 4,000 पेंडिंग हैं और करंट ईयर के पेंडिंग हो सकते हैं, अभी पता नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 20,000 लेने बाकी थे ये यहाँ आएंगे, हाँ या ना? और यहाँ पर सीडी में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के 4 मिल गए हैं, करंट ईयर के मिल जाएंगे तो टोटल बाहर जाएगा। अगला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/16। कह रहा है यहाँ की सब्सक्रिप्शन जो यही मिल गई थी, कितनी थी? 7,500। ये ओपनिंग एडवांस है, हाँ या ना? तो बोलते कि न्यू नालायक को हर बार यही बोलूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16/17 25,000। वो तो मुझे भी पता है 25,000, मेरा मतलब करंट ईयर है ना, करंट ईयर का है। कह रहा है इस साल के कितने नहीं मिले? कह रहा है करंट ईयर के 25 हैं या इनका टोटल 25 है? करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर के 25 है, मतलब टोटल 29 हैं। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर ये लिखा होता ऑन 31/3/17 तो टोटल 25 होते, करंट ईयर के 21 होते। अभी ऐसा नहीं, तो ये 25 करके 29 बाहर आ जाएगा और ये फिगर निकाल के यहाँ पर। चलो आगे। चलो एक और देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने मिले हैं? 50,000 और यहाँ पर आएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ कितने लेने बाकी थे? यहाँ 20,000 लेने बाकी थे। अब 20 में से कितने मिले हैं पता नहीं, देख लो। और जो 20 थे वो यहाँ पर आएंगे। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31/3/17 यहाँ पर क्या कह रहा है? 6,000 टोटल हैं या 6,000 इस साल के हैं या 6,000 पिछले साल के हैं? हाँ, कह रहा है टोटल 6,000 हैं। अब ये किस साल के हमें नहीं पता, देख लेंगे। इसका मतलब उसने हमें सीडी दे दिया, बाहर की वैल्यू दे दी, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब यहाँ का पैसा जो यहीं मिल गया था वो कितना? 8,000। तो ये ओपनिंग एडवांस आ गया। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यानी अगला पैसा इसके अंदर कितना है? ये क्लोजिंग एडवांस आ गया। और क्या कह रहा है नालायक, एक चीज नीचे, मतलब इस 20,000 में से इस साल कितने मिले हैं? 18,500। 1,500 इस साल में भी नहीं मिल पाए, मतलब प्रीवियस ईयर के 1,500 हैं, तो करंट ईयर के 4,500। हालांकि इन्हें बांट के कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर ये आपकी नॉलेज के लिए बताएंगे ये बात। तो अगर मैं इन्हें बांटूं तो प्रीवियस ईयर के 1,500 और करंट ईयर के 4,500 आपको रखने हैं। समझ गए? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पता है? हाँ, ये इधर ये नहीं सर, हाँ, ये जो हाँ ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला ये लायबिलिटी साइड पर आएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर और ये वाला फिगर इधर और ये वाला यहाँ। अगर दिखाते हैं तो वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में मिलता है। कुछ और थोड़ा सॉलिड क्वेश्चन निकालते हैं। क्या कह रहा है? एक बोल के 4 करा दिए, तो क्या केस करेगा मेरे ऊपर? चलो
एक इस वाले कलर से ट्राई करते हैं बेटे, वो कलर कहता है मेरे को कभी यूज नहीं करते आप। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19, इस साल के लिए काम करना है, एंड शो द आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31/3/18, यहाँ जो लेने बाकी थे कितने थे, ये तो कलर ही नहीं पता लग रहा, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है। अरे रुक जाते दादा, चलो, अरे तुझे पिंक का बड़ा शौक है, कितना है 12,500। अच्छा हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, और बताइए क्या हाल चाल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/18, अब फंसोगे तुम लोग। 31/3/18 इस साल का पैसा जो यही मिल गया था कितना था, है? अरे यही तो वो साल है, ये वाला साल इसी बात कर रहा है। कितना मिला था ये? 9,000 मिला था। तो ये ओपनिंग एडवांस है कि नहीं है? और आगे बढ़ो। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में जो टोटल पैसा मिला है, इसके अंदर पिछला भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है, और उससे अगला भी हो सकता है, और इसके अंदर करंट ईयर कितना मिला है? 4,60,000। अब वो क्या कह रहा है, 4,60,000 के अंदर क्या है? कह रहा है इसके अंदर 10,000 तो पिछले साल के मिले, मतलब आज भी प्रीवियस ईयर के 12,500 लेने थे, 10,500 मिले हैं, तो प्रीवियस ईयर के 2,500 आज भी पेंडिंग है। और कह रहा है 8,000 इसके अंदर, 8,000 इसके मिले हैं, और 3,000 इस साल के मिले हैं। तो क्या करूं? हाँ जी, क्लोजिंग एडवांस कितना? 11,000। इसका क्या करूं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं? 20,000। तो टोटल हो गए 22,500, हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन खत्म। और चाहिए सब्सक्रिप्शन? काफी है? इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमेबल आइटम के ऊपर। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं पहले इसे कनेक्ट करूंगा, और क्वेश्चन देखो कौन से ईयर का है? 18। तो हमारा यहाँ से ईयर शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है? तो यही हमारा आंसर का पार्ट है। अब पर इसके साथ में कनेक्शन थोड़ा पिछले साल का डेटा मैंने लगाया है, आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं शायद आज। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या करूं मैं इसका? स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल का अगर मैं लेजर बना लूं तो ये यहाँ दिखेगा, हाँ या ना? कितने का था? और अगर तुम्हें पता हो तो ओपनिंग एंट्री में ये डेबिट रहेगा, बोलो रहेगा डेबिट। और क्या कह रहे हैं? शुरुआत में क्रेडिटर कितने के दे रहा है? 2,39,000। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर रहेंगे 2,39,000 के, ठीक है? और आगे चलो, ईयर के एंड पर क्या कह रहे हैं दोनों चीजों की पोजीशन? 1,07,000। क्या इसे यहाँ लिख सकते हैं? कैसे आया? क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रहा है? 3,41,000।
बताओ पहले, इसमें कोई परेशानी? अब सुनो जरा, ये जो पोजीशन है ये यहाँ की है, उसके बाद रास्ते में सिर्फ दो मूवमेंट पॉसिबल है इनमें से। क्या? एक तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीदा होगा, या फिर हमने क्रेडिटर्स को पैसे दिए होंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में खरीदा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आप यहाँ पर ऐसा नहीं मान सकते। आपको यहाँ ये मानना पड़ेगा कि हम जब भी माल खरीदते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं, तो हम उसे उधार पे खरीदते हैं और कुछ दिन वेट करके हम फिर उसके पैसे देते हैं, यानी कि क्रेडिट सिस्टम पे काम करते हैं। नहीं समझ आई मेरी बात? आपको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि जब भी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा जाता है तो जिससे हम माल खरीद रहे हैं उस सप्लायर को हम पैसे इमीडिएटली नहीं देते हैं, बल्कि हम कुछ दिन वेट करके फिर उसे पेमेंट करते हैं। किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, कह रहे हैं ऐसा क्यों? भाई बात तो सही है, ऐसा क्यों? चलो एक बात बताओ जरा, अब मैं इसके अंदर अगर कैश बेसिस पे माल खरीद लूं तो मैं इन दोनों लेजर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करूं? क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बढ़ रहा है तो उसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो आपने पैसे दे के खरीदा होगा या फिर आपने उधार पे खरीदा होगा। अब यहाँ पर वो हमें कैश की डिटेल ही नहीं दे रहा है, और जिस चीज की डिटेल दे रहा है मैं उसे छोड़ के दूसरी चीज पे क्यों कंसंट्रेट करूंगा? नहीं समझ आई बात? वो मुझे क्रेडिटर्स की डिटेल दे रहा है, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं पहले माल खरीदता हूँ, फिर उसे कुछ दिन पहले यूज करके देखते हैं कि माल ठीक है, तब मैं उसे पेमेंट करता हूँ सेटिस्फाई होने के बाद। समझ आया कुछ? अच्छा, अब रास्ते में यही तो दो एंट्री मैंने पास किए हैं, इन दोनों एंट्रीज के अमाउंट गायब हैं। ये एंट्री है माल खरीदने की और ये एंट्री है क्रेडिटर्स को पेमेंट की। अब आप नीचे देखो, एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ? 494। अच्छा, इस एंट्री की पोस्टिंग लेना जरा, स्पोर्ट्स मटेरियल में 494 और क्रेडिटर में, तो बेटा यहाँ पर 494। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमने रास्ते में क्रेडिटर को पैसे दिए होंगे, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। हो सकता है ना दिए हो, कुछ तो बोलो। दिए होंगे कंफर्म। सोचो, आपके पास क्रेडिटर शुरू में कितने थे? 239, फिर आपने इतने का माल और खरीदा, तो टोटल क्रेडिटर कितने होने चाहिए ईयर एंड पर? कुछ 6 लाख समथिंग, 6 से भी ज्यादा, 7 लाख बन रहा है, पर कह रहा है क्रेडिटर बचे कितने गए? तो भाई कहाँ गए वो क्रेडिटर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कंफर्म है हमने क्रेडिटर को पैसे दिए होंगे। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालूं? इस एंट्री में कोई तकलीफ है तो बताओ पहले। नहीं है ना? अब इस एंट्री के हिसाब से मैं यहाँ की फिगर निकाल सकता हूँ कि नहीं? आप इसका टोटल लाओ, इस टोटल को यहाँ लाओ, आपको ये पेमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आ जाओ स्पोर्ट्स मटेरियल में, आपके पास यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 87,000 रुपीज का। फिर आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीद लिया? 4 लाख। टोटल वैल्यूज कुछ 5.5 लाख के आसपास बन रही। बिल्कुल। तो यहाँ पर 5.5 लाख का है क्या? नहीं। कह रहा नहीं, बचा कितना है? 1 लाख। तो भाई कहाँ गया इतना सारा माल? यूज हो गया होगा। तो वो जो यूज हुआ है वो यहाँ लिखा जाएगा, और वो कहाँ भेज दिया जाएगा? क्योंकि जो माल यूज हो जाता है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा बन गया। ये वाला कहाँ जाएगा? इधर। और जो बच गया है ये बैलेंस शीट में। समझ गए? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। ये कहाँ गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में। ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। समझ गए? चलो थोड़ा सा एक दो केसेस और ट्राई करेंगे। सुनो,
हाँ जी देखिए जरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दे रहा है यहाँ पर, तो क्या उसे यहाँ लिख सकते हैं लेजर में, और मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रहे हैं, कह रहा है 45,000 ज्यादा है, यानी कि 95,000 दे दिया उसने, और ओपनिंग क्रेडिटर कितने दे रहा है, 20,000 के दे रहा है, और क्लोजिंग क्रेडिटर कितने दे रहा है, 50% ऑफ ओपनिंग यानी कि 10 के दे रहा है। सर वो 10 लाख तो 2 लाख कर दिया ऊपर आपने। ठीक है 20,000। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन लिखा है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। जर्नल एंट्री आपके दिमाग में दो आ सकती है, मेडिसिन टू कैश भी आ सकती है और क्रेडिटर टू कैश भी आ सकती है। कौन सी मानो, क्रेडिटर टू कैश लेनी है, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मतलब साफ है, और क्रेडिटर तब बनते हैं जब आप उधार पर माल खरीदते हो, और क्रेडिटर को आप पैसे कुछ दिन बाद देते हैं। तो जब क्रेडिटर को पैसे दोगे तो उसकी एंट्री रहेगी क्रेडिटर डेबिट टू कैश, कितने का है, 2 लाख। तो यहाँ पर आपको एक फिगर मिल गया कितने का, 1,90,000। और आपको पता है ये वाली जो पोस्टिंग है ये इस एंट्री की पोस्टिंग है, और इस एंट्री की एक पोस्टिंग यहाँ भी आ रखी है, तो ये दोनों पोस्टिंग आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ भी 1,90,000 लिखेंगे, और ये क्या मिल गया, मेडिसिन कंज्यूम, और यही वाला कहाँ लेके जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो आगे, हाँ जी बस एक ये वाला केस और सुन लो। हाँ जी देखिए बेटा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितने के दे रहा है, 40,000 के ओपनिंग, तो मैंने वो यहाँ पर दिखा दिया एंट्री के अंदर, और लेजर के अंदर यहाँ आ गए। उसके अलावा क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के दे रहा है, 58 के, तो वो मैंने वैसे यहाँ दिखा दिए, और लेजर के अंदर यहाँ आएंगे। उसके अलावा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टार्टिंग में कितना दे रहा है, 30 का, तो वो यहाँ लिखा जाएगा, और एंड पे कितना कह रहा है, 25,000 यहाँ लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, सुनना। हमने रास्ते में माल तो खरीदा स्टेशनरी, पर दो तरीके से खरीदी। कुछ स्टेशनरी हमने उधार पे खरीदी है, और कुछ स्टेशनरी हमने कैश में भी खरीदी, और अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है। अच्छा, इसमें से कनेक्शन आगे निकलेगा कि नहीं, अरे क्रेडिटर के पैसे तो देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर यहाँ पर डेबिट होकर कैश चला जाएगा, पर उसका भी अभी हमें अमाउंट नहीं पता। नीचे आ जाओ जरा, पता है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द पेमेंट टू दीज क्रेडिटर्स, कितनी पेमेंट थी, 162, ये ले लेते हैं 162, और इस एंट्री की पोस्टिंग क्रेडिटर में होगी 162, तो यहाँ का फिगर निकालो जरा, कितना आ रहा है, 1,82,000 प्लस 58,000 माइनस 40, बेटा 180 आ गया ये, और यहाँ 180 है, तो यहाँ भी 180 आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई है? और क्या कह रहे हैं, नीचे बढ़ो जरा, स्टेशनरी परचेज, कौन सी, कैश की क्रेडिट, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल। क्या करूं, मतलब ये जो, क्या मैं इसका 25 लूं क्या, नहीं, एक बात सोचो, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। अभी ये जो वैल्यू मिली है ये कौन सी मिली है, ये क्रेडिट परचेज मिली है 180 की, तो कैश परचेज की वैल्यू कैसे निकालूं, कह रहा है इट इज 25% ऑफ दिस, बोलो ना, अगर ये 25% है इसका मतलब ये 75% है, यस सर, तो कैसे निकालूं,
40,000 आ रहा है सर। 40,000 ऐसा करते हैं, सुनो सुनो नहीं, इसको ना 60 है। इसे x ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 60 है। 1,80,000, तो ये हो जाएगा 25x/100। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2,40,000 आ गई, हाँ, तो 60। यानी कि कैश परचेज कितना था 60,000, तो ये टोटल परचेज आ गया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग आप कंप्लीट ले सकते हैं, तो यहाँ पर 60,000 ये भी लिखा जाए, और फिर आपको एक्चुअल क्या मिलेगा, कंजम्पशन इनकम मिलेगा, और ये वैल्यू यहाँ से। समझ गए बातों को? ठीक है। चिंता ना करो, तुम सिर्फ घबराओ। ठीक है भाई, एनपीओ का एक हिस्सा हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। एनपीओ की एक रिवीजन क्लास हम लोग अभी और लगाएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू। उसके बाद